Hello everyone, today we will discuss a novel, a portrait of the artist as a young man और ये लिखी थी जेम्स जॉयस ने। फर्स्टली डिस्कस करते हैं जेम्स जॉयस से रिलेटेड। ही वॉज बोर्न इन डबलिन इन आयरलैंड। 1882 में इनका बोर्न हुआ था और इनकी स्कूलिंग भी यहीं से हुई थी, जेसुइट स्कूल से। और उसके बाद इनका जो कॉलेज था वो कॉन्गवेस वुड कॉलेज था। इनका जो अर्ली वर्क है वो स्टार्ट हुआ था, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज एन ऐसे और उसका नाम था बेसन्स न्यू ड्रामा, जिनका ऐसे सबसे पहले पब्लिश हुआ था। उसके बाद इन्होंने कई नॉवेल्स लिखी, इन्होंने प्ले भी लिखे, पोइट्रीज़ भी लिखी। इनका एक चैम्बर म्यूज़िक जो कि बहुत फेमस हुआ था, ये क्या था? इट वाज ए कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स। ये कलेक्शन था पोएम्स का जिसको चैम्बर म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है और ये 1907 में पब्लिश हुआ था। इनके कुछ लेटर वर्क्स हैं जैसे कि एक्सटाइल्स। इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले वॉज परफॉर्म्ड इन मुनीच। इट अपीयर्ड इन 1918 to 1919 बट इट फेल्ड। हावेवर इट वॉज परफॉर्म्ड इन लंडन इन 1926। हम देख सकते हैं इन्होंने नोवेल राइटिंग की, पोएम्स का कलेक्शन भी लिखा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने प्ले लिखा जो कि इनका ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, एक स्टाइल, जिसकी सेटिंग इन्होंने लंदन में रखी थी 1926 में। अब हम बात करते हैं जो नोवेल है, ये नोवेल 5 चैप्टर्स में डिवाइड है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके करेक्टर्स की भी बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके थीम्स के बारे में, इसके टाइटल के बारे में, इसकी समरी, इसके प्लॉट, हर एक टॉपिक को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एज आई डिस्कस कि जो नोवेल है वो 5 चैप्टर्स में डिवाइड है। तो बात करते हैं कि पहले करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो मेन करेक्टर है वो है स्टेफेंस। उसके बाद उनके फादर है, उनका नाम है साइमन। इनकी मदर का नाम है मैरी और इनकी इस तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है। जो स्टेफन है वो इस स्कूल को ज्वाइन करते हैं और जो उनका स्टार्टिंग के डे होते हैं स्कूल के, वो अच्छे नहीं होते हैं। वो सबके साथ होता है जब स्टार्टिंग में आप कोई भी नई जगह पे एडजस्ट करना सीखते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो सेम स्टेफन के साथ था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट को सीख जाते हैं। एक बार स्टेफन बीमार हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बोर्डिंग स्कूल से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहीं पे उन्हें पता चल जाता है कि एक फेमस आयरिश लीडर जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं और उनके डेथ से रिलेटेड ही कुछ अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं जो भी लोग बात करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल के बाद जो विंटर ब्रेक आता है, वो अपने घर जाते हैं कुछ महीनों के लिए वेकेशन पे। तब वो जब घर में जाते हैं तो देखते हैं उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा का भी डिस्कशन का और आर्ग्यूमेंट के 2 ही टॉपिक हैं, एक कैथोलिक चर्च के बारे में और दूसरा उस पॉलिटिशियन लीडर के बारे में जिसकी डेथ हुई थी कुछ दिन पहले। ये जो स्टोरी है ये चैप्टर नंबर 1 में मेंशन है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है। 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे वो स्कूल वापस जाते हैं और उन्हें एक न्यूज़ सुनने को मिलती है जिसे सुनकर वो थोड़े शॉक हो जाते हैं। और वो न्यूज़ ये होती है कि उनके कुछ क्लासमेट्स जो उनके साथ पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ सेक्सुअली अब्यूज़ जैसे कुछ हरकतें की थी जिसकी वजह से जो टीचर्स थे वो गुस्से में थे और उन्होंने उन्हें पनिशमेंट भी दी थी। इसी बीच जो वो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टीफेंस के साथ भी कुछ ऐसी हरकत करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बात पर जब टीचर को पता चलता है तो वो पहले से ही गुस्से में होते हैं क्योंकि इस तरह के एक मिसबिहेव पहले बहुत हो चुका होता है। तो इस बात से वो नाराज़ होते हैं और कुछ ना सुनकर स्टीफेंस को ही पनिशमेंट दे देते हैं। स्टीफेंस के पेरेंट्स की यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जो स्टीफेंस के पेरेंट्स थे वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो डेप्थ में थे। वो बस जैसे तैसे अपनी लाइफस्टाइल को चला रहे थे। समर वेकेशन में जो स्टीफन है वो अपने अंकल चार्ल्स के घर पे जाता है और इस तरह फैमिली कंडीशन ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से जो स्टीफन की पूरी फैमिली है वो डबलिन चली जाती है और वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है एमा क्लरी, उससे स्टीफन उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और उसके लिए लव पोएम लिखता है। नया स्कूल डबलिन में इसने ज्वाइन किया था और स्कूल के थिएटर को उसने ज्वाइन किया और राइटिंग एकेडमी को उसने ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग में उसका इंटरेस्ट यहीं से डेवलप होना शुरू हो गया। कुछ समय बाद वो अपने होम टाउन गया था अपने पेरेंट्स के साथ समर वेकेशन पे, जहाँ पे जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसकी बात की गई है।
तो यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर एक एज होती है लाइफ में जब इंसान को नीड होती है एक पार्टनर की। तो इसी तरह से कुछ स्टीफेंस के साथ हो रहा था, लेकिन वो इसी तरह किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना सकता है, क्योंकि सोसाइटी में फिर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसलिए वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है डबलिन में ही, और वहाँ पे उसके साथ रिलेशंस बनाता है। उसकी कुछ कोट एंड कोट लाइन्स हैं: टीयर्स ऑफ जॉय एंड रिलीफ शोन in her delightness eyes, in her arms he felt that he had suddenly become strong and fearless and sure of himself. He closed his eyes, suspending himself to her body and mind. यहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से जो उसका प्लेजर था, किस तरह से उसे प्लेजर मिल रहा था जब वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ था, उस गर्ल के साथ था। इतना ही आता है आपका चैप्टर नंबर 2 में। अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में होता है कि एक रिलीजियस आप सम्मेलन कह सकते हैं ऑर्गेनाइज़ हो रहा था उसके स्कूल में ही, जहाँ पे वो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसने सिनफुल वर्क किया है अपने पास्ट में उसके लिए, और वो सोचता है कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ देगा जो भी उसने अपने पास्ट में किया है। उसको उसके लिए गिल्टी फील होता है। तो इसमें वो क्या करता है, स्टीफन गॉड्स के पास जाता है, भगवान के पास। अब ऐसे नहीं कि कहीं पे गॉड वैसे प्रेजेंट हैं फिज़िकली, बट एक होता है ना चर्च में। सो वहाँ पे जाके वो क्या करता है, कन्फेस करता है अपनी गलतियों को जो उसने की है, या he had confessed and God has pardoned him. His soul was made fair and holy once more. अब वहाँ पे एक बार होता है, आपने सुना होगा कि चर्च में जाके अगर कन्फेस कर दो तो जो उनकी गलती होती है, वो जो उनके गॉड हैं जीसस, ऐसा माना जाता है कि उसे माफ़ कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे जो स्टीफन है वो करते हैं कि उन्होंने पास्ट में जो भी गलती है कि गॉड उसे माफ़ कर दे। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट होता है, और चैप्टर नंबर 4 में क्या मेंशन है कि उन्होंने यहाँ पे एक बात कर ली है कि स्टीफन डिक्लाइन डिवोटेड ऑफ गॉड, ही ऑब्जर्व ऑल द फॉर्मल एक्ट ऑफ पिटी एंड रेगुलर इन हिज प्रेयर। वो डेली जैसा कि उन्होंने चैप्टर नंबर 3 में बोला कि वो अब ये सारे काम छोड़ देंगे और गॉड के नियर चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में उनका यही रवैया रहता है, वो गॉड के नियर रहते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक बार वो बीच में गए होते हैं। बीच आपको पता होगा, जैसे मुंबई में बीच है, एक समुद्र का किनारा, वहाँ पे गए होते हैं। तो स्टीफन एक लड़की को देखते हैं बीच के अंदर, वो खड़ी होती है, और वहाँ से इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्टिस्ट वो कैसे बन जाते हैं। तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब वो उस लड़की के बारे में बताते हैं, उस ब्यूटी के बारे में बताते हैं, उसके लेग्स की बात करते हैं कि जो उसके पैर हैं, बेयर लेग्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड जस्ट लाइक क्रेन, वो कंपेयर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसके हेयर्स की बात करते हैं, उसके जो वाइट हेयर्स हैं वो उसकी वेस्ट तक हैं। उसकी ब्लू स्कर्ट की बात करते हैं, उसके बॉसम्स की बात करते हैं कि बॉसम्स आर सॉफ्ट लाइक बर्ड्स सॉफ्ट विंग्स। सो यहाँ पे इस तरह से वो उस लड़की को देख के अपने वर्ड से उसे एक्सप्रेस करते हैं। अब जो उनका एक्सप्रेस करना था वो उतना ही नहीं था, उन्होंने आगे बोला She is bird-like, for the message has come to him from the sky in the symbol of flight. So वो कहीं ना कहीं इस लड़की को कभी डव से कंपेयर करते हैं, कभी विंग से कंपेयर करते हैं, कभी उसकी स्कर्ट को रेनबो के कलर से कंपेयर करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि उनके दिमाग में जो आर्टिस्ट बनने का, एक राइटर बनने का ख्याल आता है इस लड़की को देखकर ही। वो बोलते हैं कि ये जो खूबसूरती है, जो उस लड़की की ब्यूटी है, आपने देखा होगा नॉर्मली अगर किसी की शादी हो रखी है तो उसका हस्बैंड उसके लिए ऐसे ही तारीफ़ करता है ना, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, या फिर तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, या जो भी है आपको ज़्यादा पता है। सो यहाँ पे वही कंडीशन है, वो उसके लिए खूबसूरती को कंपेयर करता है दूसरी चीज़ों के साथ। फिर जो स्टीफन है वो बोलता है ये जितनी भी ब्यूटी है वो मॉर्टल है, ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी धरती से, क्योंकि मॉर्टल का मतलब यही होता है कि एक टाइम पे उसका एंड होना ही है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर कोई आर्टिस्ट है वो क्रिएट कर देता है किसी चीज़ को, चाहे ड्राइंग के थ्रू, चाहे राइटिंग के थ्रू, चाहे किसी पोइट्री के थ्रू, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो इमॉर्टल हो जाती हैं, वो कभी नहीं मरती।
उनकी लाइंस हैं, शी इज़ ऑल्सो वुमेन मॉर्टल ब्यूटी फॉर इट्स फ्रॉम द मॉर्टल मैटर ऑफ द अर्थ दैट द आर्टिस्ट क्रिएट्स द इमोर्टल वर्ड विच शैल नॉट डाई। ये स्टीफेंस के वर्ड हैं कि वो चाहते हैं, इसको देखकर ही उन्होंने सोचा कि वो राइटिंग वर्ड या आर्टिस्ट की तरफ उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो डेवलप हुआ कि वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएशन करेंगे जो इसकी ब्यूटी है वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएगी, जो कभी भी नहीं मरेगी। इस तरह से चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो जाता है और चैप्टर नंबर 5 में इन दिस चैप्टर स्टीफेंस एट द इमीडिएटली बात करते हैं अपनी व्यूज़ की कि उन्होंने किस तरह से किस टॉपिक पे व्यूज़ दिए। उसके बाद इसमें पता चल जाता है कि जो इनके वर्क थे वो कितने सेंसिबल थे या नहीं थे। वो अपनी फैमिली की बात करते हैं, चर्च की बात करते हैं और कंट्री की बात करते हैं, गोज़ आउट टू बिकम एन आर्टिस्ट। और उसके बाद ये एक आर्टिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ही दस इवॉक द ओल्ड आर्टिफिशियर। उसके बाद इनके लिए बोला गया है, वेलकम ओ लाइफ I go to encounter for the millionth time the reality of experience and to fork in the smithy of my soul। ये यहाँ पे बोलते हैं कि वेलकम ओ लाइफ अपनी ज़िंदगी को, और वो बोलते हैं कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी की चीज़ें हैं जो कुछ टाइम बाद मोर्टल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, ये उन्हें इमॉर्टल कर देंगे अपनी क्रिएशन के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू। सो समरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं इसकी थीम की, टाइटल की और इसका जो फोकस्ड पॉइंट था इस नोवेल का वो। तो इसमें जो थीम की बात करें, द मेन थीम ऑफ द पोर्ट्रेट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए यंग मैन एज एन आर्टिस्ट। यहाँ पे एक डेवलपमेंट को शो किया है कि किस तरह से एक बच्चा वो यंग मैन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए इधर उधर भटकता है और एट द एंड वो क्या करता है, एक आर्टिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक आर्टिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद इसके टाइटल की बात करते हैं कि टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो डेफिनेटली जो इसका टाइटल है वो सिग्निफिकेंट टाइटल है। The title of the novel seems strange and unusual, but on close study it becomes clear that the title is highly appropriate। ये बिल्कुल appropriate है इस novel के लिए। उनकी lines हैं, I haven't but this young man of very lightly have I। Many writers have written about themselves. I wonder if any of them has been as candid as I have। सो ये उनकी लाइंस हैं जिसमें वो बताना चाहते हैं कि जो मैंने ये स्टीफेंस का जो एक करेक्टर बनाया है वो स्लाइटली थोड़ा बहुत मेरे जैसा ज़रूर है। बहुत सारे राइटर्स ने अपने बारे में लिखा है, लेकिन क्या किसी ने ऐसा लिखा है जैसा कि उन्होंने इस नोवेल में शो किया है अपने करेक्टर के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं द पॉइंट टू बी फोकस्ड, किस पॉइंट पे फोकस किया जाना चाहिए इस नोवेल का। द मेन फोकसिंग पॉइंट इज़ स्टीफेंस की बात होती है। स्टीफेंस एन आर्टिस्ट हैज़ ऑफ नेसेसिटी टू बी फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल अटैचमेंट एंड कमिटमेंट। की रिक्वेस्टिंग टॉपिक था जिसके ऊपर रिक्वेस्ट आई थी, एक कह सकते हैं कि डिमांडिंग टॉपिक था जिसको आज कवर किया है। If you like the video, please like, share and subscribe us. Be with us. Goodbye and take care, friends.